परिचय देंगे। डॉक्टर मदन कुमार विट्ठलराव नानोटी का जन्म 11 अक्टूबर 1946 का है। डॉक्टर साहब तुम नागपुर विद्यापीठ के रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर पदवी तथा पदवीधर है तथा आचार्य पदवी धारक है। वे CSIR नीरी में सन 1969 से 2006 तक संशोधन कार्यरत रहे। जल, जमीन और मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक इनके संशोधन के विषय थे। डॉक्टर नानोटी प्रस्तुत विद्यापीठ के आचार्य पदवी के गाइड थे और 6 विद्यार्थी ने उनके मार्गदर्शन में आचार्य पदवी के लिए अध्ययन किया, PhD किया है। आपके बहुत बड़ी बात है, आपके हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आपने इतने सारे लोगों को PhD करवाया। 6 बहुत ज्यादा होता है। संशोधन कार्य के उपलक्ष्य में आपने जर्मनी का अभ्यास दौरा किया और उस अनेक महत्वपूर्ण भारत सरकार और WHO चर्चा सत्र में योगदान दिया। आपने 25 संशोधन निबंध प्रकाशित किए हैं और अनेक अनुसंधान कार्यशाला में भाग लिया है तथा संचालित किया है। 25 पब्लिक पेपर पब्लिश हुए हैं आपके, बहुत बड़ी बात है। आपके नेतृत्व में विकसित नीरी ZAR निरीधार के को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। नीरी को भी आपके द्वारा मतलब इंट्रोडक्शन हुआ है, हमारे नागपुर के लिए बहुत गौरव की बात है। दिस इज यूजुअल कोरोना टाइम, मतलब यहाँ अभी हम लोग ये वेबिनार के द्वारा आपका एक संक्षिप्त में परिचय करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि अपनी बात आप रखिए। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी और दीदी जी के साथ कुछ प्रत्यक्ष क्षण अनुभव के मुझे मिले हैं, उसको याद करके हुए वो जहाँ भी है उनके चरणों में वंदन करके मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में मुझे ढाढ़स बंधाने के लिए हमारे गायत्री परिवार के जो अनेक कार्यकर्ता और अधिकारीगण यहाँ मुझे मिले हैं, उसमें से श्री प्रेम सिंह जी बैस जो यहाँ व्यवस्थापक है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ तथा संचालक प्रणेश शेगावकर, उनको भी मैं वंदन करता हूँ। ट्रस्टी श्री संजय काळे, ट्रस्टी श्री देवेंद्र वैद्य जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे परम मित्र श्री दीपक बिडवई जी, जिन्होंने मुझे गायत्री परिवार के साथ संबंधित किया हुआ है, उनका एक बार धन्यवाद मानते हुए फिर मैं उनको नमस्कार करता हूँ। बंडू जी मेश्राम, अतिशय कर्तव्य और प्रेरणा से प्रेरित, जिनका अखिल गायत्री परिवार के लिए, विश्व गायत्री परिवार के लिए कार्य चलते रहता है, मैं उनका कार्य हमेशा देखता हूँ, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। बाद में डॉक्टर कल्पना जी जायसवाल, जिन्होंने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन किया है और गायत्री परिवार से घनिष्ठ संबंध उनके कार्य के हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। और आज का जो विषय है जल गुणवत्ता और उपयोग, उसके लिए मुझे अवसर देने के लिए सभी गायत्री परिवार के लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार करता हूँ। जो भी लोग यहाँ नहीं उपस्थित है लेकिन ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा इस कार्यक्रम को और मेरे विचारों को सुन रहे हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। और इसके बाद आज मुझे एक याद आ रही है, इसके पहले जो मेरा कार्यक्रम हुआ था, तो मेरे दाहिनी ओर मेरे परम मित्र गौरी शंकर जी बिसेन साहब बैठे हुए थे। आज जो हमारे साथ नहीं है, उनका हमेशा का सुहास्य वदन कार्य प्रवन, जो उनका धारणा थी, प्रेरणा थी और उत्साह था, उसको याद करते हुए उनकी आत्मा जहाँ भी है, उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
आज का विषय है जल गुणवत्ता और उपयोग। और उसको जो चर्चा हुई तो जोड़ा गया था कल, आज और कल। कल जन गुणवत्ता और क्या थी, उपयोग कैसा होता था, से लेके आज तक और भविष्य में क्या होने वाला है, इसके विषय में आज मैं अपने विचार रखूंगा। मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि जो मैं यहाँ अपने विचार रखूंगा, मेरे विचार का, मंथन का, चिंतन का जो निष्कर्ष निकला है वो है, तथा मेरे अपने कार्य से जो मुझे अनुभूति और अनुभव मिला है वो यहाँ है। मैं जिस नीरी से कार्य करता था, मेरे विचारों से उसका कोई भी संबंध नहीं है, ना ही वो उनके लिए उत्तरदायी है। मैंने अनेकों संस्थान के लिए, जैसे कि भारत सरकार और महाराष्ट्र शासन के लिए जल गुणवत्ता पर काम किया हुआ है, WHO के लिए भी, उसमें से जो अनुभव आए हैं वो मैं यहाँ निश्चित ही शेयर करूंगा। लेकिन उसके जो विचार मैं व्यक्त करूंगा उसका ही दायित्व केवल मेरा है, इन सारी संस्थाओं के उसका कुछ भी दायित्व नहीं है। विषयांतर से विषय प्रवेश करूंगा। बहुत बार अनेक विषय आते हैं। मैं चाल करीबन 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जहाँ नीरी में कोई विशेष वक्ता आता था तो वो कहते थे कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी के लिए होगा। शायद आज इस परिस्थिति में अपन विश्व युद्ध के कागर पे तो है, लेकिन ये पानी के लिए नहीं है। और कोई भी युद्ध किसी चीज के लिए नहीं होता है, अहंकार के लिए होता है। बड़ी दुख की बात है, थोड़ा विषयांतर जरूर कर रहा हूं, लेकिन जब युद्ध होता है तो जो ये सैनिक शक्ति है उसमें जब युद्ध हो तो मान सकता है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जो कुर्सियों पे या अधिकार स्थल पे बैठे हुए लोग हैं, वो किसी का तेल डिपो है, किसी की तेल की खाने हैं, किसी के हॉस्पिटल है, किसी के विद्यालय, उस पे जब प्रहार करते तो बड़ा दुख होता है। ये सब चीजें उनकी नहीं होती है। हालांकि इसके वो पैसे जरूर लेते हैं तेल के, लेकिन वो सारी मानवता की संपत्ति है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ इस बारे में बोलने के लिए, लेकिन सारे छोटे आदमी जब मिल जाता है तो वो एक प्रधान विषय दुनिया के लिए बन जाता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो जहाँ भी हो, जैसे भी उनको सुविधा मिले, वो इस विषय को, कि कोई भी जो पृथ्वी के रिसोर्सेस है उसको ना छेड़े। युद्ध तो करते रहे, उनके अहंकार के लिए युद्ध है, वो करते रहे, वो अलग बात है। लेकिन इसमें यूनो ही असमर्थ है, ये देख के भी दुख होता है। चलो, ये विषयांतर से लेके यहाँ मैं फिर बार कभी भी पाने के लिए विश्व युद्ध होने की संभावना नहीं है, क्योंकि युद्ध के लिए जितनी ऊर्जा और जितनी टेक्नोलॉजी लगती है, उससे कम टेक्नोलॉजी में समुद्र का पानी भी पेयजल में परिवर्तित आज हो रहा है। और बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं कि जिनको रोज के पानी की आवश्यकता के लिए समुद्र के पानी को साफ करके डिसैलिनेशन करके उसका उपयोग करना चाहिए। वो परंपरा से अभी प्रस्तुत हो गया है। इसलिए मुझे नहीं लगता, और ना ही हमारे गायत्री परिवार के लोगों को लगता होगा, कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। उपलब्धि और जल गुणवत्ता, वाटर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। पेयजल गुणवत्ता ये मेरा विषय है, लेकिन गुणवत्ता तब आती है जब क्वांटिटी होती है। जब क्वांटिटी है ही नहीं तो गुणवत्ता तो उसमें जो पानी मिलेगा वो पीना पड़ेगा। हाँ, वो कहीं आजकल बहुत सारी जानकारी फेसबुक पे या इस पे आती है कि भाई बहुत प्यास बहुत लगी थी लेकिन पानी में जहर था, पीते तो मर जाता और ना पीते तो भी मर जाता। तो पीना पड़ेगा, अगर प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ेगा। गुणवत्ता बाद में आती है, क्वांटिटी पहले आती है। उसके बाद पानी का विशेषता क्या है? सारे विश्व में पानी एक ऐसा माध्यम है, वो सबको समा लेता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला है वैसा। हर चीज जो है जिसके साथ पानी में आ जाता है वो उसको स्वीकार कर लेता है, वो उसका बड़प्पन है पानी का। इसलिए मैं सबसे पहले
यही कहूँगा कि पानी पे अध्ययन अवश्य कीजिए, पानी का उपयोग अवश्य कीजिए, लेकिन पानी पे प्यार भी करके देखिए। एक अलग अनुभव उसमें आने की संभावना है। जैसे कि जिसमें मिला है वैसा अलकनंदा और मंदाकिनी अलग अलग जहाँ से बढ़ते, बाद में रुद्रप्रयाग में उनका मिलन होता है। तो एक पानी थोड़ा हरा है, मंदाकिनी का पानी नीला है, और अलकनंदा का थोड़ा हरा है। हरा इसलिए कि उसके अलगल ग्रोथ ज्यादा होती है, नीला इसलिए कि वहाँ जो मिनरल्स है वो उसको नीला रंग देते हैं। तो दोनों दोनों पानी मिलने के बाद जो अलकनंदा है वो भारी हो जाती है, अपना रंग लेके आगे निकलती है। लेकिन देवप्रयाग में उसका मिलन हो जाता है भागीरथी से। देवप्रयाग अगर हमें से कोई जाते हैं तो बड़ा सुंदर एक वहाँ स्पॉट है। एक तरफ से नीला पानी बहता है, दूसरे टाइप से टर्बिड पानी निकलता है, और दोनों को मिला के बाद में गंगा मिलती है। गंगा आखिरी तक जब जाती है वही पानी का रंग ले, यानी उसको जब हम लोग बर्न्ड ग्रेज जो कलर बोलते हैं वो लेके लाती है, और यमुना फिर से नीला पानी लेके आती है। तो जो जहाँ है वहां से वो पानी में मिलने की कोशिश करता है। और केवल नदियों के लिए नहीं, अपना सिंधु सागर और गंगा सागर जब दोनों मिलते हैं तो दोनों के पानी में अलग अलग अंतर स्पष्ट कई मीलों तक दिखता है। तो पानी जिसको लेता है उसको छोड़ता नहीं, बड़ा पकड़ के रखता है उसको। और ये तो उसका सद्गुण है। लेकिन कुछ जो चीजें हैं जो मिला उसको लेके चलने का, कभी कभी हमारे लिए परेशानी भी निर्माण कर देता है। अपन आमतौर पे सोचते हैं कि भाई नैसर्गिक पानी का प्रवाह है तो पीने लायक होगा, कोई चिंता की बात नहीं, हम पीने की कोशिश करते हैं। शायद एक जमाने में वो ठीक रहा होगा कि जब मानवीय गतिविधियां बहुत कम थी, तब जो अलग अलग जीवाणु जो पानी के साथ घुल मिल के रहते थे वो उसको पर्याप्त मात्रा में शुद्ध करने में सक्षम रहे होंगे। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति मुझे दिखाई नहीं देती, उसके मैं बाद में बोलूंगा। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि जिसके संपर्क में आता है उसको लेके चलता है। इसलिए आज अगर हम सोचे तो हर कोई नैसर्गिक जो जल प्रवाह है वो पीने के लायक, उसके उपयोग के लायक वो होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता, और ना ही ऐसा संभव है हर बार। लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई नदी का पानी पीने के लिए अच्छा है या कुएं के पानी पीने के लिए अच्छा है। ना नदी के पानी के बारे में कुछ कहा जा सकता है, ना कुएं के पानी के बारे में कुछ कह सकता है। उसकी जो गुणता है, उसमें क्या डिजॉल्व हुआ है, उसमें क्या घुल मिल गया है, उस पर वो पानी की गुणवत्ता निर्भर होंगी, और उस पर ही ये रहेगा कि वो पीने लायक है कि नहीं। अब जब हम पानी में नैसर्गिक रीत्या जो आने वाले जो घटक है जो हमको पीने लायक पानी को नहीं रखता, हमारे लिए योग्य नहीं रखता, उसमें ऐसे एक है लोहा, आयरन। आयरन और मैग्नीज ये अगर पानी में घुल जाए तो ये पानी पीने के लायक नहीं रहता। उसका ऑयल ऑयल जैसा टेस्ट आता है, प्यास बुझती नहीं। जिस चीज को अपन यूज करते हैं उस पानी के साथ उसका उसको रंग पकड़ लेता है, यानी ब्रिक कलर जो हम बोलते हैं वो कर लेता है। दूसरा जो है वो फ्लोराइड है। ये बहुत ही घातक है। फ्लोराइड जब पानी में रहता है तो जहाँ जॉइंट है, या बोलो कि जिस अस्थि की, हड्डी की, बोन की मूवमेंट ज्यादा होती है वहाँ वो जॉइंट पे डिपॉजिट हो जाता है। जैसी मोमबत्ती जलते हुए तो उसका कुछ न कुछ हिस्सा नीचे नीचे आता है, इस प्रकार से वो हड्डी को डिपॉजिट करते रहता है जॉइंट में, और बड़ा वेदनादायक जीवन फ्लोराइड युक्त पानी पीने वाले लोगों को सहना पड़ता है। बहुत सारे अलग अलग जगह में, संपूर्ण भारत में और विश्व के अनेक देशों में
फ्लोराइड युक्त पानी पाया जाता है। तीसरा है आर्सेनिक। अपने यहाँ आर्सेनिक की समस्या ज्यादातर बंगाल के विभाग में है। तो आर्सेनिक से कैल्शियम जो है शरीर में उसको घोल लेता है और जो अपनी सेल बॉन्डिंग है वो नष्ट हो जाती है, हाथ में पैर में दरारें पड़ती है और बड़ा एसिडिटी बढ़ा देती है। बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति इन तीन चीजों के कारण। पहले लोहा कुछ मात्रा में, फ्लोराइड बहुत ज्यादा मात्रा में, आर्सेनिक बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन कुछ मर्यादित जियोग्राफिकल इसमें है। ये मैं केवल भारत की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात करने के लिए ना समय है ना वो यहाँ प्रस्तुत है। तो इसके बाद में जो है, आज आम तौर पे हमें आज के जमाने में किस और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो अक्सर बड़े बड़े शहरों में नदी का पानी इकट्ठा करके उसको लोग वाटर सप्लाई के लिए, लोगों के लिए पाइप द्वारा सप्लाई होता है। उसमें टर्बिडिटी यानी गडूरपना जिसको मराठी में करते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। हाँ, तो टर्बिड वाटर जो है, डल, हाँ, तो जरा हिंदी में सहारा लगेगा। तो अक्सर वो काम ज्यादा करते हैं। टर्बिडिटी के लिए एलम फिटकरी का उपयोग करके पानी को ट्रीटमेंट दी जाती है और काफी अच्छे पैमाने में ये पानी बन के अपने को पाइप वाटर सप्लाई से दिया जाता है। अब इसमें जो है टर्बिडिटी के साथ साथ अन्य अन्य कुछ केमिकल्स है, वो भी नीचे बैठ जाते हैं इसके साथ, प्रेसिपिटेशन के साथ। मैं उसका उल्लेख बाद में करूंगा। तो वो होने के बाद भी पानी को बैक्टीरिया से भी मुक्त करना आवश्यक है, इसलिए क्लोरीन ट्रीटमेंट दी जाती है, कहीं कहीं ओजोन ट्रीटमेंट दी जाती है। और इसमें बड़ी चर्चा है, क्लोरीन से भी कैंसर होगा क्या वगैरह, ऐसे बहुत सारी चर्चा के विषय है। लेकिन क्लोरीन ट्रीटमेंट की एक विशेषता है कि पानी आपके घर तक पहुंचने तक भी सुरक्षित रहता है। ओजोन ट्रीटमेंट वो है कि ओजोन ट्रीटमेंट से पानी में जो भी रोग जंतु है निश्चित ही उसका खात्मा हो जाता है, लेकिन उसके बाद इन पाइप उसको कंटेमिनेशन को ओजोन ट्रीटमेंट रोक नहीं सकती है। तो क्लोरीन ट्रीटमेंट आज भी शुरू है और शायद इसके लिए कोई विषय अलग से देखना पड़ेगा कि उसको जो लोगों का जो उसमें कि इसमें कैंसरस क्वालिटी होती है, इस पे कोई उपाय है, तो अभी तक वो संशोधन का विषय बना हुआ है। बाद में जो महत्वपूर्ण आज अपने लिए है, सिंगापुर जैसे छोटे छोटे देश के लिए या अरबी देश के लिए, और ये अपने यहाँ भी अभी वो शुरू हुआ है, डिसैलिनेशन। यानी पानी में क्षार जो है उसको पीने योग्य बनाने के लिए उसमें से क्षार निकाल लेना। तो उसके दो प्रमुख विधि है। एक डायलिसिस करके है, जो अ, तीन मेम्ब्रेन के अंदर से पानी जाता है, तो जो बाजू के दो मेम्ब्रेन है उसमें इलेक्ट्रिक करंट के कारण साल्ट कंसंट्रेट हो जाते हैं, और बीच का जो हिस्सा है उसमें से कम साल्ट वाला पानी आता है। लेकिन इसको दो तीन स्टेज में करना पड़ता है, एक स्टेज में पूरा का पूरा नहीं निकाल सकते। थोड़ा विषयांतर करूंगा। यहाँ अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस का नया नया काम शुरू हुआ था, तब मुझे वहाँ के डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप मेम्ब्रेन में काम कर रहे हैं, अगर आप मेम्ब्रेन अच्छी तरह से बना के देंगे तो अपन यहाँ ट्राई करेंगे। तो मैं नया नया केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, तो उन्होंने बताया था कि कम से कम 20 घंटे डायलिसिस करना पड़ता है। तो मैंने भैया से, मैं केमिस्ट्री का जब डायलिसिस करता हूँ तो 15-20 मिनट में हो जाता है। मैंने यहाँ 2 साल ज़्यादा, बोले फिर पेशेंट मर जाएगा। बोले डिसैलिनेशन आप करते हो कि पूरा के पूरा साल निकाल लेते हो? वो केमिस्ट्री के लिए ठीक है, पेशेंट के लिए नहीं। पेशेंट के ब्लड में जो साल्ट कंटेंट है उसको बनाए रख के थोड़ा सा हर वक्त बाहर निकालना है, और इसके लिए 20-22 घंटे लगते हैं। तो पहली बार मुझे
कुछ मेडिकल इसका उनसे ज्ञान मिला था। तो वो डिसैलिनेशन का वो डायलिसिस वाला हिस्सा है। दूसरा कि प्रेशर फिल्ट्रेशन, जो मेम्ब्रेन है उसके, मेम्ब्रेन मतलब एक गद्दीदार, आप ना बिल्कुल महीम महीम सी एक गद्दी समझो, और उस पे और भी महीम सी फिल्म है जिसमें से केवल साल्ट पास होते हैं। तो उसको प्रेशर कर दो, प्रेशराइज करो, तो साल्ट ऊपर के ऊपर रहेंगे और केवल पानी उस मेम्ब्रेन से नीचे बाहर आ जाएगा। तो इसको रिवर्स ऑस्मोसिस नाम से जानते हैं आजकल। रिवर्स ऑस्मोसिस नाम से बड़ी एडवर्टाइज हो रही है, मैं उसको कुछ नहीं कहना है। ये रिवर्स ऑस्मोसिस है कि नहीं वो वही बताए, या ग्राहक उनके पूछे। रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए काफी प्रेशर लगता है, और अपने नल में उतना प्रेशर नहीं होता कि रिवर्स ऑस्मोसिस हो सके। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो टेक्निक है वो काफी एस्टेब्लिश हो गया है, वेल एस्टेब्लिश है। ज्यादा से ज्यादा सिंगापुर का पानी सी वाटर डिसैलिनेशन से ही आता है। कुछ पानी वो जहाज से परदेश से मंगवाते हैं, लेकिन उनके पास अपने सरफेस वाटर में या भूजल में ऐसा कोई पानी नहीं कि जिसको पीना योग्य बोल सके। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत जगह अभी काम कर रही है और अच्छी तरह से काम कर रही है, रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्नोलॉजी। और जहाँ तक अपन सौर ऊर्जा वगैरह का विचार करते हैं, तो जहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू है, इसका क्वांटम बढ़ते जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई अलग उसमें यानी प्रॉब्लम्स आएंगे। कोई प्रॉब्लम्स की शक्यता नहीं है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि पानी लगता कितने, सबसे पहले ये बता दूं कि पानी जो हम पीने लायक समझते हैं उसमें क्या होना चाहिए। तो उसमें एक कंडक्टिविटी आम जो मेजर है, तो 150 से लेके 350 माइक्रोग्राम पर लीटर। अगर उसकी टीडीएस वैल्यू आपको बता दे तो वो पानी पीने के लिए पूर्णतः स्वच्छ स्वस्थ है। उसके बाद 500, 350 से 500 लोग है, वो पानी थोड़ा साल्टी टेस्ट देगा। जिनको आदत है उनको उसका ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन आप अगर किसके घर जाते हैं उसके कुएं से अगर 350 से 500 माइक्रोग्राम पर लीटर का पानी आता है, तो आपको खारा लगेगा, उसको नहीं लगेगा। 500 से 1000 वाला जो है वो निश्चित ही सभी को खारा लगेगा, लेकिन उसमें से 600-700 तक के लोग को पीना पड़ता है बहुत सी जगह। 150 के नीचे वाला जो पानी है वो कभी कभार हम पी ले तो कोई चिंता नहीं। लेकिन जैसे अब बहुत सारे हिल स्टेशन है जहाँ पानी 78 to 80 माइक्रोग्राम पर लीटर का टीडीएस रहता है, वो पानी पीने के लिए उतना योग्य नहीं है। हालांकि वो पी सकते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन हेल्थ के लिए नहीं है। वो अपने ब्लड के और इंटेस्टिनल डिसऑर्डर से साल्ट का सेचुरेशन इंडेक्स कम कर सकते हैं। इसके लिए वो पानी में साल्ट रहे ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात कि पानी हम उपयोग कैसे करते थे, वो भगवान श्री कृष्ण के वो की तो अपने को सभी को कहानी है। गगरिया दे के लेके गोपियाँ जाती थी पानी लाने यमुना पर, और वो शायद वो नटखट थे तो कुछ गोपियों के मार फोड़ भी देते थे। लेकिन वो उतना पुराना अपने को पता हो कि न हो, 1960 तक मैं धापेवाड़ा ग्राम में रहा हूँ, और तब भी पानी घड़े से ही जाता था। हाँ, सर पे एक और बगल में एक, इस प्रकार से अलग अलग मिट्टी के घड़े या पीतल के घड़े, बाद में एल्यूमिनियम के आने लगे। आजकल दक्षिण में सारे ही प्लास्टिक के हो गए हैं। तो इन घड़ों में पानी जाता था, और जब इन घड़ों में पानी जाता था तो ज्यादा समस्या नहीं आता था, क्योंकि उपयोग भी कम था। एक लोटे में यानी 1 सवा लीटर पानी में मुंह हाथ धोना पैर धोना हो जाता था। आज उसी काम के लिए 10 लीटर पानी लोग यूज कर लेते हैं। तो ये अलग समस्या है कि क्वांटिटी की समस्या है। दूसरा कि पानी उस प्रकार से अब तो घड़े में कोई नहीं लेंगे, मेरे यहाँ भी नहीं लाएंगे, और कोई महिला तो नहीं, काम तो ये महिला ही करती थी। और बड़े पैमाने में जब ये काम करना पड़ता था, तो कावड़ से गाँवों में पानी भर के लाते थे। और जब कोई त्योहार होता था या शादी ब्याह जैसे
बड़े काम थे तो वो एक कावड़ से लाया हुआ पानी उपयोग करते थे। आज पाइप वाटर सप्लाई देहात में भी 1,000 पॉपुलेशन का भी गांव हो तो भी पाइप वाटर सप्लाई वहाँ है। और पाइप वाटर सप्लाई होने के बाद पानी का उपयोग ज़्यादा हो जाता है। अब वो उसमें कोई कानून नहीं बन सकता। इसलिए मैंने जब शुरू में किया, मैं बार बार मेरा यही ये रहा कि पानी से प्यार करना हमें सीखना पड़ेगा। उसकी टेक्नोलॉजी बात अलग है, उसको पाइप से लाना ही बात अलग है। लेकिन इसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं कि 100 लीटर से ज्यादा अगर कोई यूज कर रहे तो उसको फटके की शिक्षा हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसके लिए जन आंदोलन की, जन धारणा की अत्यंत आवश्यकता है कि पानी का कम से कम उपयोग करें। जिसके लिए कि हम जब पानी दूर से ले जाते हैं तो उसके साथ जुड़े हुए जो समस्या है वो भी रहेंगे। वैतरना डैम से करीबन 200 किलोमीटर से बम्बई में, मुंबई में पानी जाता है। वो पाइपलाइन कभी फूट सकती है, कभी उस पे आघात प्रघात भी हो सकता है। तो वो उसको उतने दिन के लिए, तो रिपेयर के दिन के लिए लोगों को बिना पानी के कैसे रहना पड़ेगा, ये अलग विषय है कि इतना वो रख सकते हैं। लेकिन जो नीरी ने अब अध्ययन किया है उससे ये साबित हुआ है कि 135 लीटर पानी पर कैपिटा पर डे, हर व्यक्ति के लिए 135 लीटर पानी अगर मिल जाए तो मुंबई जैसे बड़े शहर में भी सब कुछ घर में करने वाले भी लोग हैं, उनके लिए वो पूर्ण पर्याप्त मात्रा में हो जाता है, एक वेल एक्सेस। दूसरा कि सरकारी नियम जो है कि ग्रामीण, विशेषता ग्रामीण भागों के लिए उन्होंने बोला है कि 40 लीटर पर कैपिटा पर डे ग्रामीण भाग में इसका सप्लाई होना चाहिए। और जब जिसके घर में जानवर है तो उसके लिए 30 लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब 70 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी उपलब्ध होना चाहिए। पानी के उपलब्धति के बारे में हम जो सोचते हैं वैसा यूनिफॉर्म कोई कोड या कोई जियोग्राफिक सिचुएशन नहीं है। मैंने ऐसी जगह देखे है कि घर से केवल 5 मीटर की दूरी पे अखंड नहर बह रहा है। उस पे ठंडी के दिन में बर्फ जम जम जाता है। तो मैंने उसका कि दीदी आप क्या करती हो? तो बोले जो लोटा लेके जाते हैं ना, उसी से ऊपर का बर्फ फोड़ देती है तो अंदर से पानी मिल जाता है। तो उनके घर में कभी पानी भर के रखते ही नहीं, सारा पानी वो वहीं से 5 मीटर के, तो इतना सस्ता उनके लिए है। गुजरात के कुछ गांव मैंने देखे, क्या पानी कहाँ से लेते हैं? बोले 5 किलोमीटर से पानी लाते हैं, 5-6 किलोमीटर से उनको पानी लाना पड़ता है, हाथ गाड़ी पे 2-4 कैन रख के। तो पानी ये एक यूनिफॉर्म समस्या नहीं है। पानी ये उस जो फिजियोग्राफी की, उस भूगोल के निर्धारित समस्या है कि वहाँ पानी आपको किस प्रकार से मिल रहा है, किस क्वालिटी का मिल रहा है, इस पर ये समस्या है। मैं बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया था, तो वहाँ थोड़ा सा इधर उधर से कुदर लगा दो या पावडर लगा दो तो पानी मिल जाता था। लेकिन उस पानी में 10 मिलीग्राम प्रति लीटर फ्लोराइड की मात्रा थी, बहुत ही हानिकारक मात्रा थी। और फ्लोराइड की आपको मैं बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा 1 मिलीग्राम प्रति लीटर सबसे ज्यादा, उसके 0.5 रखने के लिए कहते हैं, लेकिन 1 मिलीग्राम इज हाईएस्ट लिमिट। और 10 मिलीग्राम पर लीटर है तो उनको वहाँ, उन लोगों को काफी उससे परेशानी थी, हमने देखा था। तो हमने वहाँ विनती की थी कि भाई जल्दी से जल्दी इनको कहीं से तो भी पाइप वाटर सप्लाई करा दो। और लोग बड़े गंभीर परिस्थिति में थे। 30-40 साल की उम्र के जो लड़के वहां थे, तो उसको कॉट पे उठने के लिए ऊपर से रस्सी बांधी हुई थी, उसको पकड़े पकड़े वो उठ नहीं सकते थे। तो ऐसी परिस्थिति में फ्लोराइड का जो घातक जो परिणाम है वो भुगतने से बेहतर अच्छा है कि उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दे दे। तो मैं ये रिपीट कर रहा था कि पानी ये जियोग्राफिक वो उस स्थल की समस्या है। अपनी समस्या है कि कनान का पानी आ जाए तो अपना काम हो जाता है। तो बहुत सारे शहर का वही
ये है। लेकिन उसके लिए कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि वहाँ जब कोई तालाब है या नदी का स्रोत है जहाँ से हम पानी लेते हैं, वो आखिर कितने लोगों को वो सप्लाई के लिए पर्याप्त होगा, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और दूर दूर से पैरिंग पानी लाएंगे तो कैरिंग कैपेसिटी वहाँ की रहेगी। वो गांव से हम पानी रहा है नहीं, इसकी कैरिंग, मुंबई की कैरिंग कैपेसिटी पानी के लिए माइनस है। जब तक बाहर से पानी नहीं आता तो उनके पास कोई कैरिंग कैपेसिटी खुद की नहीं है। गांव वालों की अपने पास है तो उतनी पर्याप्त रह सकती है। तो कैरिंग कैपेसिटी कैसी है उस जगह की, उसको ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाना आवश्यक है। बाद में पानी को ट्रीटमेंट तो देनी पड़ेगी, कितना ही क्रिस्टल क्लियर पानी क्यों नहीं दिखता, क्योंकि बैक्टीरियल क्वालिटी के बारे में अपन बिना जांच पड़ताल के बोल नहीं सकते। बैक्टीरियल क्वालिटी का जब मैं जिक्र करता हूँ तो बहुत सारे आजकल कॉलरा वगैरह उतने प्रमाण में नहीं होता, लेकिन डिसेंट्री वगैरह का संभावना होती है। तो ये जो जीवाणु है जिसके कारण प्रकृति पे ये परिणाम होते हैं, हेल्थ पे ये परिणाम होते हैं, उसका टेस्ट नहीं किया जा सकता, बड़े ही मुश्किल है। तो टेस्ट कैसे करें? तो ह्यूमन इंटेस्टाइन में जो कोलिफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो पानी में ज्यादा से ज्यादा समय तक सरवाइव कर सकते हैं। मतलब अगर कोलीफॉर्म कुछ दिन के लिए पानी में है, वो तो पानी के अपने फिजिको केमिकल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि कितने दिन सरवाइव करेंगे। लेकिन वो अगर सरवाइव नहीं कर सकते तो मतलब बाकी जो हेल्थ पर असर करने वाले जो जीवाणु है वो तब तक मर गए हैं। ये धारणा बनी हुई है। इसलिए कोलिफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का टेस्ट करके अगर वो पानी ठीक है तो बाकी किसी की टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आमतौर पे दो प्रमुख विभाग है पानी के गुणता मूल्यांकन के, एक फिजिको केमिकल और दूसरा बैक्टीरियोलॉजिकल। बैक्टीरियोलॉजिकल के लिए मोस्ट प्रोबेबल नंबर या मेम्ब्रेन टेक्निक से उसकी नंबर ऑफ कॉलोनी लेके उसको डेवलप करके अपन जान सकते कि इसमें कोलिफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है कि नहीं। लेकिन उसके लिए जो डिसइंफेक्शन है वो अनिवार्य हो जाता है। बाद में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पानी तो आ जाता है शहर तक, लेकिन कोई एलिवेटेड टोपोग्राफी है, कोई नीचे वाली टोपोग्राफी है, तो उसमें अंतर पड़ जाता है। तो इसको वेल बैलेंस करने की आवश्यकता है और ये जिम्मेदारी जो अधिकारीगण है उसको लेना पड़ेगा। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं नीरी कॉलोनी में गेट के पास डी टाइप क्वार्टर है वहाँ रहता था। उसका नीरी के बाकी फिजियोग्राफी के तुलना में 4 मीटर लोअर था। तो सारी कॉलोनी का पानी खत्म हो जाने के बाद मेरे पास उपलब्ध मात्रा में पानी आ जाता था। तो ये नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन अत्यंत आवश्यक है। बाद में आपको जो मैं बार बार कर रहा हूँ कि पानी का विशिष्ट ज्योग्राफी पे जो ये असर होता है उसके अनुरूप निर्णय लेना पड़ता है। तो मैं लक्षद्वीप की बात आपको, जहाँ मैंने काम किया है, लक्षद्वीप में छुट्टी छुट्टी के दिन मोस्टली संडे बहुत सारे लोग वहाँ सरकारी दफ्तर में ही काम करते। संडे को मस्त आराम से खाना पीना कर लो, थोड़ी सुस्ती ले लो, 3 बजे उठो, चाय पी लो, तो 5:30 बजे तक आपका कुआं तैयार हो जाता था। कुछ नहीं, फावड़े से वहाँ की सैंड निकाल लो तो 1.5 मीटर में कुआं तैयार है। टुल्लू पंप लगा दो, पानी आते रहेगा, जितना चाहे पानी ले लो, भले ही वो सी वाटर बाद में आ जाने। तो वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम थे। एक तो कंटेमिनेशन का था, वो इसलिए मुझे काम मिला कि भाई यहाँ वाटर सप्लाई के लिए क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर का अध्ययन करना पड़ा। तो संक्षेप में बताऊं, वो जो लक्षद्वीप के सारे जो आइलैंड है वो कोरल सैंड से बने हुए हैं। केवल सैंड ही वहाँ है, मिट्टी का नामो निशान बहुत ही नगण्य है। इसलिए वो 1-1.5 घंटे में कुआं बना लेते थे। तो जो सागर का जो पानी है वो उस सैंड में भी आके उसका एक
लेवल बन जाता है। उस लेवल के ऊपर एक जब सरफेस वाटर है, रेन वाटर से मिला हुआ, उसका लेंस बनता है। अब ये लेंस को अगर आप खींच लो तो नीचे से सी वाटर आ जाएगा, तो पानी खराब होगा। तो हमने सबसे पहले, जो लोग मुझे बहुत परेशान थे मेरे कारण, सबसे पहले हमने विनती की सरकार को कि भाई इनकी ये सारे के सारे कुएं बुझा बुझा दो, और उनके जो टुल्लू पंप जैसे जो छोटे पंप है, इस पे निर्बंध लगा दो, फाइन लगा दो। तो लोग नाराज थे। हमने बोला हमको पानी मिल रहा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिल। बहुत मुझे वहाँ मीटिंग लेनी पड़ी हालांकि इसमें जाके, कि पानी आपको मिल रहा है लेकिन आपको, तो घर की जो महिलाएं थी वो बोलती थी ये सच है कि पानी बाद में साल्टी आ जाता है वहाँ। तो मैंने उनको बताया कि हर जो आइलैंड है उसको पर्याप्त पानी देने की क्षमता इन आइलैंड में है। आप मुझे समय दो और ये हम करके दिखाएं। तो हमने क्या किया कि फॉल्स बॉटम वेल वहां बने, कुआ बनाया, लेकिन नीचे से पूरा का पूरा उसको सील कर दिया। पूरा जो 90 सेंटीमीटर नीचे से वहां लेके अलग अलग जगह 90 सेंटीमीटर या 110 सेंटीमीटर आता था। और वहां हमने रेडियल पाइप लगा दे छेद वाले। तो वो क्या करता था, जो लेंस बना हुआ है उस लेंस से ही पानी लेता था, यानी फ्रेश वाटर ही वो कुएं में आता। अब कुएं में पंप कितना भी चला, जितना वो टैंक जैसे भरा हुआ है उतना ही पानी मिलता था, उससे ज्यादा तो वो खींच नहीं सकते थे। तो उनको हमेशा सेफ पोर्टेबल वाटर मिलने लगा। बाद में 3 साल के बाद मैं गया तो हमारे टीम का सत्कार हुआ। जब पहले गाली पड़ी थी तो गाली की जगह था क्या, साहब आपने हमारी हेल्थ बढ़ा दी, क्योंकि वहाँ काफी सुविधा सरकार ने दी हुई है। उनका हेल्थ चेकअप फ्री होता है वगैरह, तो उससे तो पूरा डेटा सामने आ गया था। नो प्रॉब्लम ऑफ डिसेंट्री, नो पर्जिंग। तो वो लोग बहुत खुश थे। तो वो एक उदाहरण है कि पानी को किस तरह से आपको देखना पड़ेगा। 5-10 अभी समय है मेरे पास। अब जल स्रोतों का रख रखाव, वो बड़ा दुर्दैव की बात भाग है हमारे लिए। मैंने कुछ जो बाहर देशों में गया, प्रोफेसर बोले बोले चलो मैं तो आपको पिकनिक स्पॉट लेके चलता हूँ। तो हम गए पिकनिक स्पॉट, एक सरोवर के पास में पिकनिक स्पॉट था। तो पिकनिक स्पॉट के पास गए तो पिकनिक स्पॉट के आजू बाजू में कोई भी डब्बा खोल के खाना नहीं खा रहा था। लोग वहां से पानी लेके जाते थे, बड़ी सुंदर व्यवस्था उनके लिए थी। वहाँ पानी लेके जाते थे, खाना खाते थे, वहाँ एंजॉय करते थे। एक कागज का टुकड़ा भी वो सरोवर के बाजू में मुझे नहीं दिखा, एक कागज का टुकड़ा। और हम क्या करते, सबसे पहले मैं हिंदू हूँ, मैं क्या बोलता है धार्मिक भी हूँ, लेकिन मैं बड़ा व्यतीत हूँ कि हमारे गणपति का जो स्थापना है, हम पुराण के आधार पे वो करते। क्या कहा है उसमें, जो मूल जो ये है विश्लेषण है कि भाई नदी किनारे जाओ, वो जेव्हा वहाँ वो गाळ ज्याला मराठीत म्हणतात, मड, मड को इकट्ठा करो, उसकी गणपति की मूर्ति बनाओ, बड़ी श्रद्धा के साथ लाके अपने घर में उसका प्रतिष्ठान करो, उसकी पूजा अर्चा करो, 10 दिन के बाद उसका विसर्जन करो। तो बड़ी सिंपल बात। ना उसको किसने अग्नि दिया है ना किया है, उसको ब्लड किया है। वो इकट्ठा किया मड, वो गिली की गिली ला के रखे, 10 दिन में जितनी सूखी उतनी सूखी, बाद में नदी को अर्पण कर दी, बात खत्म हो गई। यही तो वहां लिखा हुआ है, नदी से लाने। आज हम 15-15 20-20 फीट की मूर्तियां गणपति की बनाते हैं, ले जाके वहाँ डाल देते हैं। अपने नागपुर के बहुत तो बहुत सारी मूर्तियां वो अ, वहाँ वहां जाती। अब मूर्ति के मुंह पे लोग खड़ा होके वहां तोड़ ताड़ करते हैं। भाई ये श्रद्धा है ये? मुझे नहीं लगता है श्रद्धा है, माफ करना। जो लोग सुन रहे हैं उनसे मैं माफी चाहता हूँ कि मेरा धर्म नहीं कहता है ऐसा। मेरा धर्म ये कहता है कि जो आपके धर्म में किताबों में लिखा है वहीं तक मूर्ति को सीमित रखो। दूसरा, कि पता नहीं ये पानी को अपन क्या समझते हैं। पानी घुल तो सभी लेता है लेकिन सभी को एसिमुलेट नहीं कर सकता, पचा नहीं सकता। हम घर में से निकले हुए निकाले पॉलीथीन के बैग में बांध के
जाते जाते मोटरसाइकिल से पानी में फेंक देते। अब वो ना डिग्रेड हो रहे, ना उसका कुछ ये रहा है। क्यों करते हैं हम ये सब? मैंने देखा है कि गंगा किनारे तो लाश भी आप बहा देते। बोले धार्मिक, ये धार्मिक नहीं था, धार्मिक नहीं है। ये सामाजिक विकृतियों में से पैदा हुआ है कि भाई वो जलाना नहीं चाहते, चलो गंगा में छोड़ दो तो हो जाएगा। यमुना का और गंगा का, इन दोनों का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। यमुनोत्री से लेके संगम तक मुझे उसका वाटर क्वालिटी का और एनवायरनमेंट का अध्ययन करने का अवसर मिला। बड़ी भाग्यवान मैं खुद को समझता हूँ कि यमुना नदी का हर 2 किलोमीटर के बाद मैंने सैंपल लिया है खुद के हाथों से। गंगा का मैंने नहीं लिया है, लेकिन यमुना का लिया था। लेकिन जो जो लोग आधिकारिक रूप से बैठते हैं, ये जब मैं प्रेजेंट कर रहा था तो एक श्रीमान जी काफी अच्छे प्रोफेसर थे, 2 किलोमीटर पे क्या, यू शुड हैव टेकन इट हाफ अ किलोमीटर। सर, sorry to mention, but I am not a person who get bogged down by anybody. You don't have any knowledge about Yamuna. यमुना के 2 किलोमीटर की जगह इधर से ऐसे उतर के लिए कम से कम 2.5 किलोमीटर जाना है, और 2.5 किलोमीटर ऊपर जाना है। 2.5 किलो इधर, दूसरी बार 2 किलोमीटर के अंदर दूसरी बार। तो हम दो थे, मैं और मेरा एक कलीग, पार्टनर, आज वो इस दुनिया में नहीं है, मेरा काफी अच्छा दोस्त और कलीग रहा है। जब सैंपल लेके आ जाते थे तो पूरा जो वहाँ जगह मिलती थी उसमें आधा घंटा तो एकदम ये करना पड़ता है। उन्होंने बोला 1/2 किलोमीटर, और मैंने बोला आप बताओ 1/2 किलोमीटर के में क्या फर्क आ रहा है, आप बताइए। मैंने सारे आपके सामने, उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन व्हेन यू आर असेसिंग द वर्क यू मस्ट हैव द नॉलेज। गंगा का मैंने नहीं किया, गंगा में बहुत सारा आसान है। गंगोत्री का मैंने किया है सैम्पलिंग, लेकिन उसके बाद मेरे बाकी कलीग ने किया है। तो हमने जो देखा है कि हम पानी के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करते हैं, ज्यादातर लोग, तो हम सभी ने करते होंगे, लेकिन इसको हमें रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए जन सहयोग की आवश्यकता है, बिना जन सहयोग के होके नहीं। बहुत सारी चीजों के अलग अलग कार्यशालाएं होती है, लेकिन पानी के साथ हम व्यवहार कैसा करें, इसकी कार्यशालाएं मैंने निरीख के अपने कार्यकाल में भी ज्यादा नहीं देखी। जब मेरे पास अवसर आया ट्रेनिंग लेने का, इंजीनियर वाटर वर्क्स के इंजीनियर का, तब मैंने ये बात उनको की। और मैं सीधे कहता था, से आखिरी दिन का मेरा प्रेजेंटेशन रहता था, मैं उनको कह देता था कि भाई पानी के बारे में आपको हम अकल बताए, इतनी नीरी की प्रार्थना नहीं है। आप रोज का रोज काम करते हैं, आप रोज के प्रॉब्लम देखते हैं, और आपके पास किताबें भी है, तो उसमें से आप जरूर जो ज्ञान हस्तगत करना चाहिए। लेकिन आपको एक मिशनरी करके काम करना पड़ेगा कि पानी के साथ अपना व्यवहार कैसा है, इस पर ध्यान देना। और इसके लिए जैसे आप लोगों को यहाँ भेजा हुआ है, ऐसे आप अपने सरकार से आग्रह करें कि बहुत सारे जो ये है ग्रुप है, सोशल वर्किंग ग्रुप, उनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद भी होता नहीं, ये तो करना पड़ेगा, लेकिन एनफोर्समेंट भी आवश्यक है। और जहाँ तक कि थोड़ा विषयांतर करता हूँ, 2 आंखें 12 हाथ पिक्चर जो थी, उसमें वो जो विषयांतरम बोलते कि मैं इनको लेके जाता हूँ, इनको ट्रेन करूंगा, और ये जो मदमस्त जो क्रिमिनल्स है उनको मैं अच्छा बनाऊंगा, वो उसमें इनको यश मिल जाता है। वो 12 लोग, 2 आंखें 12 हाथ, तो सारे उनके शिष्य बन के काम करने लगते, खेत में काम करते, पैदाश करते। लेकिन उसके बाद भी लोग उन पे आक्रमण जब करते तो फिर से पुलिस को बुलाना ही पड़ता है। तो जन जन संग्रह, जनता को किसी चीज के बारे में ज्ञान देना, उनको अपने साथ लेके, जो गायत्री परिवार तो ये सारा काम करते हैं। मैं बड़ा प्रभावित हूँ कि जहाँ वृक्षारोपण का ये आता है, तो अपने ऐसे हरिद्वार से जो उसके प्रमुख आए थे, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी। बोले लोग जब वृक्षारोपण करते तो बड़े खुश होते कि हमारा 60% सक्सेसफुल है,
हमारा 80% सक्सेसफुल है। लोग कुछ बोले गायत्री परिवार का 120% सक्सेसफुल हो जाता है। तो बोले लगाए उससे ज्यादा पेड़ तो क्यों आता है? तो लोग उनको अच्छी तरह से जब प्रोटेक्ट करते हैं गायत्री परिवार के उद्देश्यों के कारण, तो उसमें पंछी आके बैठते हैं, वो उस पे बीज डालते हैं, तो उसके भी पेड़ निकल आते हैं। तो ये जो है कि जिस प्रकार का काम करना चाहिए, काम तो सभी ने किया, लेकिन गायत्री परिवार के 120 गायत्री परिवार दावा करता है और उसका समर्थन हो सकता है। राम नाम हर कोई भजे, ठक ठाकुर पंडित, जिस नाम से प्रहलाद तरे, वो नाम कुछ और है। और जब तक वो नाम हमारे आचरण में नहीं आता, पानी को हम स्वच्छ बने नहीं देते। 2.5 लीटर पानी एक आदमी को एक दिन में लगता है, ज्यादा नहीं। 4 लोगों का अगर परिवार है तो ज्यादा से ज्यादा। गंगा को स्वच्छ बहने दो, 2.5 लीटर पानी अपने आप आपको पीने को मिल जाएगा। धन्यवाद। ये पेन तो बॉटल बॉटल थैंक यू। देखिए एक प्रश्न था भाई साहब, पूछना था कि आजकल कैन वाटर सब जगह, यानी कहीं महाप्रसाद हो या विवाह हो, कोई पार्टीज तो बहुत ज्यादा होने लगी है, और वहाँ कैन वाटर होता है और सब लोग बहुत ही खुश होके पीते हैं कि नहीं, हमने वहाँ कैन वाटर पिया है। सप्लाई कैन वाटर का था, अच्छा था, बॉटल्स थी, बॉटल वाटर। ये इसके बारे में आपका क्या राय रहेंगी कि बॉटल वाटर और कैन वाटर हमारे लिए कहाँ तक सेफ है? कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके प्रश्न का बिल्कुल सरल उत्तर दे दूं और नागपुर में मुझे घूमना ही मुश्किल हो जाए। बॉटल वाटर ठीक है, कोई विकल्प नहीं है तो सबसे अच्छा विकल्प हो, लेकिन 1 लीटर की वाटर बॉटल शादी ब्याह में देना एकदम अनुचित है। आज ही मैं कहीं था शादी, उन्होंने 200 ml की दी थी, लेकिन हर कोई नई बॉटल उठा के पीता है। और 2 लोग साथ में है तो पानी इस प्रकार से जो होता है, इसके आंकड़े भी प्रकाशित हुए हैं। हम बॉटल वाटर में से 60 to 70% बॉटल वाटर बेवजह नष्ट कर देते हैं। बॉटल वाटर देना चाहिए। टैंक वाटर के बारे में टैंक वाटर या तो वो जो आजकल वाटर सप्लाई के 10-15 लीटर के कैन में जो पानी आता है, आपने देखा होगा कि वो भरते कैसे हैं। तो क्या है कि हम उनके भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोलना चाहते, लेकिन भ्रष्टाचार के बारे में जब अपन बोलते तो बड़ों बड़ों के भ्रष्टाचार के बारे में ही बोलते। वो छोटे पैमाने पे जो लड़के को जिसको भरने को बोला है, वो सीधे सीधे उस बॉटल पे खड़ा हो जाता है, नल से वो पानी भर देता है, उसमें थोड़ा एसिड भी मिला लेता है, तो ये लगता है कि ये ट्रीटेड वाटर। तो वो कहाँ तक लेना? तो भ्रष्टाचार बड़े लोग ही करते नहीं, और छोटा आदमी भी करता है। अब इसको किसको बोले? मेरा अपना अनुभव है कि जहां तक हो सके मैं अपना पीने का पानी खुद के पास रखता हूँ। जो घर के जो वाटर फिल्टर है उससे आया वो काफी अच्छा पानी हो रहता है। हर बगल ये संभव नहीं, तो आप 50-100 ml वाटर कहीं से पी ले तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप किसी कुएं पे जिसका पानी जांचा हुआ नहीं, उस पे आप निर्भर है और बार बार पेट की तकलीफ होती है, तो उसको बदल लेना या उसका परीक्षण करा के समुचित उसमें उपाय करना आवश्यक हो जाएगा। तो फिर से मैं दोहराऊं तो 200 ml के वाटर बॉटल अगर विवाह या कार्यक्रम में है तो कोई आपत्ति नहीं है। उससे बड़ी बॉटल देने से पानी व्यर्थ जाता है।
और जहाँ तक हो सके आपका अपना पानी, घर का पानी साथ में रखो। लोग पहले भी ऐसे करते थे, वो कमंडलू लेके चलते थे। नानोटी साहब, आपके आभार व्यक्त करता हूं मैं। और जैसा आपने बताया कि भाई ये बात है कि भाई आने वाला युद्ध पानी पर हो सकता है, लेकिन आपने जो हमको एक आश्वस्त किया आपके अनुभव से कि नहीं, पानी अभी पर्याप्त है, अभी हमको उसको संभाल के चलना है, उसको बरोबर वापरना है उसको। हम देखते हैं कि कई शहर में, अभी मैं ईरान में भी बोलते हैं कि तेहरान में, कि वो शहर पूरा खाली हो जाए ऐसी परिस्थिति थी। और वहां पर एक जो वातावरण बना था गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, कि वो उसको शहर को पानी नहीं पुरा सकते थे। तो शहर खाली होने की भी समय, और वहां से लोग पलायन करने वाले कर रहे थे मतलब। तो आने वाली ये जो समस्या है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि भाई हमको एज ए सरकार क्या करना है, एज ए हम लोग परिजन है, या हम लोग जो व्यक्ति है वो व्यक्ति की क्या मतलब ये बनती है, जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि पानी जो है ये तो जीवन है, जल ही जीवन है। और कुदरत ने हमको इतने अमाप यानी जितना आवश्यक है आदमी को वो दिया है। लेकिन वो अगर उसको पर्याप्त अच्छे से संभाले तो थोड़ा सा आप इसमें प्रकाश डालेंगे तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद। पानी कम नहीं है, यानी पूरे विश्व की आप जनसंख्या ले लो और छोटे छोटे गांव के भी ले लो, तो जितना लगता है उतना पानी आज भी है। और मेरे ये कहने पे किसी को आपत्ति हो तो होने दो, मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। सवाल है कि डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं होता है। अन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, वो नहीं होता। फिर लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री नजदीक का, फैक्ट्री वाले लोग वहां से हर हफ्ते में एक बार तो जाता हूँ। रोक के मारेंगे तो कुछ मुझे फिक्र नहीं है। लेकिन सोशल वर्क के लिए फैक्ट्री के लोगों को किसी ने कहा कि यार नजदीक का, कहा भाई रोड पे है, सोशल वर्क करना भी है तो इन्हीं को पानी दे दे, तो किसी ने उनके पानी की व्यवस्था कर दी। फिर दूसरी किसी पार्टी को लगे यार फैक्ट्री को उन्होंने व्यवस्था की, अपन भी करेंगे, तो वहां और किसी ने व्यवस्था कर दी। ऐसे करते करते पानी की उनकी आवश्यकता समाप्त हो गई थी। फिर उन्होंने आंगन में नर्सरी जो इसके लिए प्याज वगैरह का जो सील्डिंग तैयार करते हैं, वो अपने आंगन में कर ले। क्यों क्यों पानी बहुत है, तो एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। लो डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। दूसरा कि इससे भी ज्यादा अलग महत्व देने की बात है कि हमने जंगल और पानी को आदमी की वसाहत से, यानी इससे अलग कर दिया। क्यों किया पता? पहले गांव में गांव बसे ही वहां थे कि जहाँ पानी था। ठीक है, नहीं है, हम चल गए तो कितना चले। मैं कई जगह देखा हूँ बाहर कि हर बड़ी बड़ी जो उनकी कॉलोनियां है, उनका अपना वेस्ट वाटर पॉन्ड है, उनके अपनी प्लांटेशन है। हम अगर यहाँ बात ये करें, अरे हाँ बहुत महंगा पड़ेगा, भैया कीमत आती कहाँ से है? मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर बरेडी के बाद और जो अजनी की जेल के आजू बाजू की जगह है, वहाँ हम अगर कुछ तालाब निर्माण करते हैं या जहाँ वृक्षारोपण करते हैं, नहीं नहीं, ये तो बड़ी महत्व की जगह है, ये तो इसकी मैं कीमत को मैं मानता नहीं हूँ। कीमत उसको छोड़ के बाकी पे लगाओ, कि जो एरिया बचता है उसमें क्या कीमत लगानी है वो आप लगाइए। लेकिन हर मोहल्ले के लिए, कम से कम हर मोहल्ले के लिए, हर नगर के लिए, नागपुर जैसे शहर के लिए कम से कम 10-12 तालाब वेल प्रोटेक्टेड होने ही चाहिए, तो पानी की कोई जरूरत नहीं आएगी। लेकिन ऐसे होता नहीं है, हम उसकी कीमत लगा, फिर कीमत लगाने के बाद हाथ ठेले वाला वहां चले जाता है कि नहीं भाई ये तो ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको हटाना पड़ेगा। हटाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय हमें लेना पड़ेगा कि इन जलाशय को, इन वनों को कोई छुए नहीं, चाहे जो भी हो, तो कोई समस्या पानी की नहीं आएगी।
हेलो। एक प्रश्न हम सभी के बीच में आया है कि पहले के अभी अभी के कारण जो पानी का पीएच एसिड उसमें ज्यादा है उसका पीएच, तो क्या वो जो हम कैंसर वाले पेशेंट्स अभी बढ़ रहे हैं, तो क्या वाटर में भी उसका वाटर के कारण भी वो उसमें समावेश है? ऐसा एक मैसेज में प्रश्न आया है, उसके ऊपर आप बताइएगा। देखो, औसतन जो पीएच का जो डेफिनेशन है, तो सबसे बेस्ट पीएच 7 है। हाँ, तो उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन पानी के लिए 6.5 से 8.4 तक का जो पीएच है, वो 7 को अपन रख नहीं सकते, वो तो हिलते रहेगा हमेशा। लेकिन 6.4 के नीचे शायद ही जाता है, 8.4 के ऊपर शायद ही। अगर ये पीएच है और टीडीएस 150 से 350 तक है, तो उस पानी में कोई भी विशेष दुष्परिणाम संभव नहीं है। अब उसमें कोई एक केमिकल, जैसे कि ये है आर्सेनिक या फ्लोराइड ज्यादा प्रमाण, क्योंकि फ्लोराइड पानी का टीडीएस कम होने के बाद भी कई दिक्कत फ्लोराइड ज्यादा देखा गया। अगर ऐसे पैरामीटर है, तो उसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम आ सकते। पानी के कारण कैंसर हुआ, ऐसा मुझे मेरे पढ़ने में आज तक नहीं आया, और ना ही मेरे वो संशोधन का कभी विषय रहा हुआ है। अगर किसी ने वैसा पढ़ा हुआ है, तो उसका ये दे दे। आज का मैं और भी एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, अभी रिटायर्ड हूँ इसलिए ज्यादा डरता नहीं हूँ सरकारी यंत्रणा से, कि अपने यहाँ पर्यावरणविद की संख्या बहुत कम है, पर्यावरणवादी बहुत ज्यादा है। कुछ भी हो गया कि नहीं, इसे पर्यावरण परिवर्तित हो जाएगा, कुछ भी हो गया तो इसे तो भैया बोलो, आपको अधिकार है बोलने का, लेकिन अभ्यास के साथ बोलो, उसका कैसे से संबंध संदर्भ निकालो। तो पानी में कैंसर होने की संभावना नहीं है। और मैंने जो बोलता है उसमें उसमें अगर ये है आर्सेनिक ज्यादा मात्रा में है, तो संभावना है। लेकिन उसकी जांच हो सकती है, जांच के पहले ही अगर कोई कम्युनिटी उसको पीती है, तो उनके जो सिम्टम्स है शरीर पे, वो स्पष्टता से दिखा देगा कि इस पानी को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। डॉक्टर नानोटी जी ने बहुत ही संक्षेप में और बहुत अच्छे से हमें बताया है कि समुद्र जल को डिसैलिनेशन कैसे किया जा कर सकते हैं और कैसे करना है, उससे हमारे लिए पूरे विश्व के लिए कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है, इस बारे में बहुत अच्छा बताया है। और पानी की क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस किया है। क्वालिटी में जैसे मिनरल्स जो हार्मफुल है, आयरन है, फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, उनको बराबर जांच करने का, हमारे जो वाटर प्लांट्स है उनको कैसे करना चाहिए और करने वाले हैं उसके बारे में जानकारी दी है। न और न केमिकल्स और बैक्टीरिया फ्री, स्पेशली ई कोलाई जो हमारे पेट के संदर्भ में ये रहते हैं, उसके बारे में जानकारी दी है। और बताया है कि डायलिसिस यानी मेम्ब्रेन डायलिसिस कैसे होता है, प्रेशर प्रेशर फिल्ट्रेशन से कैसे डायलेशन मतलब मेम्ब्रेन डायलेशन के बारे में बताया है। और पेयजल मैंने सभी जल को पेयजल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे अपने समुद्र का जल है, फिर हमारे जो घर में ट्यूबवेल्स है उसके बारे में भी जानकारी दी है। और बताया है कि कॉलेज यानी हमें 150 से 130 मिली, हाँ मिलीग्राम। हाँ हाँ, सॉल्ट 150 सॉल्ट इंडेक्स कम से कम रहता है। और पीएच के बारे में भी जानकारी दी है कि हमारे लिए 6 पीएच से 8.4 वाटर का जो पीएच है वो सेफ है। उतना ही होता है जनरली जो नल के पानी में आता है, जो कॉरपोरेशन नल में है, उतना ही पीएच उसमें लेवल मेंटेन होता है।
और ये भी जानकारी बताई है कि हमें अभी बॉटल और ये टैंक मतलब जो कंटेनर वाटर्स है उसके भी कैसा कितना और कब तक सेफ है उसके बारे में भी जानकारी दी। उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आपका धन्यवाद मानते हैं। व्यक्ति बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन आदरणीय नानोटी जी का रहा। हमारे दूसरे मुख्य अतिथि गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आदरणीय श्री केदार दुबे जी भाई साहब हम सभी के बीच में उपस्थित है। आदरणीय दुबे जी भाई साहब प्रतिष्ठित स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। वर्तमान में उन्होंने वीआरएस लेकर अपनी संपूर्ण सेवा शांति कुंज हरिद्वार में रचनात्मक कार्यों में प्रदान की है। आदरणीय भाई साहब रचनात्मक कार्यों में युवा प्रकोष्ठ कार्यालय में हमें हमेशा मार्गदर्शन कर वृक्षारोपण एवं आदि जल प्रबंधन के विषय में हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मैं आदरणीय केदार दुबे जी भाई साहब को निमंत्रित करूंगा कि वे अपना वर्चुअल माध्यम से मार्गदर्शन संपन्न करें। जी, सभी को सादर प्रणाम। और निश्चय ही मैं काफी देर से आपकी इस चर्चा को सुन रहा था और बहुत ही सुंदर बड़ा वैज्ञानिक ढंग से आज की जो ज्वलंत समस्या है उस पर आदरणीय डॉक्टर साहब प्रकाश डाल रहे थे। मित्रों, ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है और गायत्री परिवार ने इस जीवन से जुड़े हुए विषय को लेकर बहुत गंभीरता से चिंतन अनुशीलन किया है। एक बार निवेदन करूंगा, गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की कृपा से आज की इस दिव्य कार्यशाला में मैं आप सबका माँ गंगा की गोद की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शांति कुंज की इस पावन भूमि से, हिमालय के इस द्वार से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जब जल की बात आती है तो गंगा की बात आती है और गंगा की बात आती है तो हिमालय की भी बात आती है। ये दोनों ही दिव्य क्षेत्र, हिमालय और गंगा के दिव्य क्षेत्र से मैं आपके बीच में हूँ और एक अलग दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त था, इसलिए मैं शुरू से आपकी कक्षा को ज्वाइन नहीं कर पाया। पर मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि इस विषय को आपने बहुत सुंदर रखा है, जल, कल, आज और कल। स्वाभाविक रूप से हमारा कल, जो बीता हुआ कल है, वो बहुत गौरवपूर्ण था। नदियों को लेकर और जल स्रोतों को लेकर बहुत जागरूकता समाज में थी। हमारे यहाँ अनेक उपनिषदों में आख्यान आते हैं। एक आख्यान तो यहाँ तक है कि किस तरह मानव का नदियों के साथ कितना गहरा संवेदनात्मक संबंध था। महर्षि विश्वामित्र के विषय में कहा जाता है कि एक बार वो किसी अपने यज्ञ के लिए कहीं दूसरे देश में जा रहे थे, रास्ते में सरस्वती नदी पड़ी। उन्होंने नदी से प्रार्थना की कि माँ, मुझे और मेरे रथ को निकलने का आप व्यवस्था बनाएं, मुझे निकलने दें, थोड़ी नीचे हो जाएं। तो कहा जाता है कि नदियों ने उस महर्षि को अपना स्थान दिया कि उसका रथ बाहर चला जाए और वो नदी जल संरक्षण का जो दिव्य कार्य कर रहा था उसमें सहयोग मिल सके। ये एक बहुत अच्छी घटना है। ये संबंध बताती है कि हम इतने आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए थे। आज का विचार वेत्ता इस पर प्रश्न खड़ा कर सकता है, पर मैं कहता हूँ ये कहानी में कितनी सच्चाई है ये बात नहीं, परंतु ये बात तय है कि कहानी कितनी सच्ची है ये बात अलग है, परंतु कहानी में सच्चाई बहुत बड़ी है कि मनुष्य का जल के साथ में बहुत संबंध रहा है। हमारे वैदिक कृष्ण देवताओं में वरुण को बहुत प्रधानता मिली है। वेदों में बहुत सारी ऋचाएं वरुण की वंदना में गाई गई हैं। तो हम देखते हैं कि जल जो है हमारे जीवन से जुड़ा विषय था और कल तक हमने अपने बीते कल में हम लोगों ने नदियों के साथ में, तालाबों के साथ में, पोखरों के साथ में बहुत न्याय किया था। बादलों को लेकर के हम बहुत सजग थे। परिणाम था कि भूमि को सुजलाम सुफलाम कहा गया, मलयज शीतलाम कहा गया। तो ऐसी भारत भूमि जहां जल को लेकर के इतनी जागरूकता थी, जब वर्तमान को देखते हैं तो थोड़ी चिंता की लकीरें माथे पर आती हैं। भारत की किसी भी नदी की तरफ आप दृष्टि दौड़ाइए, आपको प्रदूषण का राक्षस लहराता दिखेगा। हम तो गंगा के तट पर बैठे हैं, परंतु गंगा का जल जब हरिद्वार तक आता है तो पीने योग्य नहीं रह जाता, ऐसा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है।
उसके ऊपर में पानी पीने के योग्य, गंगा में स्नान के योग्य पानी बचता है, और धीरे धीरे नीचे की ओर जाते हैं तो और भी डिटोरिएशन हमको दिखाई देता है। तो स्वाभाविक रूप से ये बात ये घोषित करती है कि कहीं ना कहीं हम नदियों के प्रति सजग नहीं है। शांतिकुंज हरिद्वार ने परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की कृपा से बहुत सारे अभियान चलाए। उन अभियानों में एक अभियान हमने भागीरथी जलाभिषेक अभियान भी चलाया। अभी गंगा सप्तमी आने वाली है। हम पूरे देश के जल स्रोतों पर स्वच्छता और संरक्षण के लिए छोटी छोटी रैलियां निकालकर स्वच्छता के अभियान चलाते हैं। सारे देश की नदियों में गंगा का स्वरूप मान करके, उनको गंगा का भाव मान करके उनकी पूजा पाठ भी करते हैं, और साथ साथ उसकी शुद्धि और संरक्षण के लिए काम भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा अभियान इन दोनों चल रहा है। हमने गंगा की पूरी लंबाई पर गोमुख से लेकर गंगा सागर तक लगभग 8 वर्ष तक एक सघन अभियान चलाया। 10,000 कार्यकर्ताओं के माध्यम से घाट घाट पर हमने 5 चरण में पूरा गंगा को बांट करके काम किया था। हमने ये भी विचार किया था कि हम गंगा के जल को शुद्ध कैसे बनाए रखें, इस पर जन जागरूकता कैसे बने। दूसरा, हमने सोचा था तटों को कैसे हरा भरा और सुंदर सुगंधित बनाएं ताकि गंगा का पानी प्रदूषित ना हो। तीसरा, हमने सोचा था कि गंगा के जो तटीय गांव हैं उन गांवों को कैसे आदर्श बनाएं, उन गांवों को कैसे गौ आधारित कृषि पर जोड़ें ताकि गंगा में किसी तरह का जहर ना मिले। चौथी बात थी कि हमने जो सहयोगी जल स्रोत हैं उन पर भी काम किया कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं उन पर शुद्धि का काम हो। और फिर हमने पांचवा काम किया था कि जो तीर्थ यात्री आते हैं इन तीर्थ यात्रियों को सच्चा तीर्थ सेवन सिखाना। तो ऐसे गंगा पर, नर्मदा पर, ताप्ती पर, बनास पर, बहुत सारी नदियों पर, एक नदी हमने नेपाल की नदी भी थी बागमती जो भारत में भी प्रवाहित होती है, उस पर भी काम किया। तो ये काम करके ये जन जागरण का एक तरीका था। गायत्री परिवार जैसे विचार क्रांति का काम करता है, तो इस बात के लिए सजगता उत्पन्न करना ताकि मनुष्य जल के प्रति सजग हो जाए, वो जल के प्रति एक संवेदना से भर जाए। और निश्चित रूप से अगर ऐसा संवेदनशील हमारे जल से हमारा रिश्ता हो जाए, नदियों से, पोखरों से, तालाबों से, तो सच में बहुत कुछ किया जा सकता है। पिछले दिनों तो हमारे देश में लाखों की संख्या में तालाब थे। ऐसी गणनाएं हमको, ऐसे फिगर्स मिलते हैं, सर्वेक्षण मिलते हैं। और मित्रों, इसी तरह अगर कल की आने वाले कल की बात देखें तो सच में बड़ा विनाशकारी कल दिखाई देता है। जो जल आज हम नदियों को जिनके गौरवगान कर रहे हैं, यदि इसी गति से उनका पानी कम होता रहा, ऐसे ही प्रवाह कम होते गए, ऐसे ही प्रदूषित होती गई और हमने ध्यान नहीं दिया, तो सच में आने वाली पीढ़ियां हमसे प्रश्न करेंगी और कहेंगी कि आपने हमारे लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं छोड़ा। कल के दिन कोई राशनिंग हो जाए पानी पर, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह का क्रम दिखाई देता है मित्रों, माना धरती पर बहुत बड़ा भूभाग जल से भरा है, पर पीने योग्य जल के लायक जो हमारे पास एक अमृत तुल्य जल उपलब्ध है, उसके प्रति हमारी जागरूकता बहुत आवश्यक है। गायत्री परिवार लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रहा है। हमारे वेदों में भी बहुत सुंदर वर्णन है। ऋषि गाता है, आपोष्टामयो भुवः तानूर्जा महेरणाय चक्षेयो वा शुभ तमो रसः तस्य भाजयते हिना। ये मंत्र कहता है कि हम कितनी वंदना करते थे, कितना गहरा भाव हमारा जल के साथ था कि आप हमारा कल्याण करेंगे, हमारे फसलों को सींचेंगे, आप हमारे जीवन को रसों से युक्त कर देंगे, आप हमको लंबा जीवन प्रदान करेंगे। ऐसी भावना जल के साथ जुड़ी हुई थी। और इसी भावना से प्रेरित होकर के गायत्री परिवार ने भागीरथी जलाभिषेक अभियान चलाया। हमने इसके अंतर्गत जहां नदियों को लिया, लगभग 24 नदियों पर हमने जैसा भी अपने स्तर से जो काम हो सकता था वो काम हम लोग करते रहे हैं। साथ ही हमने एक नया अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए थे कि सरोवरों की स्थापना होनी चाहिए, पंचलक्षणी सरोवर। जिस सरोवर में 5 लक्षण हो, जैसे मान लो सदा नीरा तालाब हो जिसमें पानी हमेशा बना रहे, तालाब मनोहर हो जिसके घाट पर सुंदर घाट बने हो, तालाब की पाल हरी हो ताकि वहां पर पानी का स्रोत, बादल भी आकर्षित हो और पानी का भी संचय होता रहे, तालाब हमारा निर्मल हो तो निर्मल तालाब, और सदा नीरा तालाब के साथ में अक्षय जल स्रोत वाला तालाब, तालाब का जो इनटेक है, इनलेट है, वो साफ सुथरा रहे और वहां से पानी के आने की व्यवस्था बरसात के पानी की बनी रहे। तो ऐसे पंचलक्षणी तालाबों के निर्माण की योजना बनाई। तो इस तरह से गायत्री परिवार ने जहां एक और नदियों पर काम किया, वहां हमने तालाबों पर काम किया, और ऐसे लगभग 150 तालाबों का निर्माण भी हमने कराया। तो ये एक छोटा हमारे संस्थागत स्तर पर जो काम हो सकता था वो था, परंतु इससे बड़ी थी प्रेरणा।
कि कैसे लोगों को प्रेरित किया जाए और जल के प्रति सजग बनाया जाए। हम लोग ये भी करते रहे कि वर्षा के जल को कैसे आप उपयोग करें, उस पर भी हम लोगों ने सेमिनार्स अपने कंडक्ट किए। हमने ये भी किसान भाइयों को ये भी कहा कि खेत का पानी खेत में किस तरह रोक लिया जाए ताकि आपके कुएं, आपके नलकूप रिचार्ज हो जाएं। तो मित्रों, ये कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिन प्रयोगों से समझ में आता है कि हम आने वाले कल को सुखद बना सकते हैं। बड़ा अच्छा संकेत मिलता है। वेद में कहा जाता है कि किसी भी नदी के उद्गम पर पहले एक ऋषि बैठा करता था। वो ऋषि उस नदी के साथ था। हमारी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति नदियों के किनारे। पूरा आर्य जीवन सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुआ। हमारी पूरी संस्कृति को आप देखें तो गंगा के तट पर है। कहते हैं गंगा के तट पर पहला नगर जनपद बसा था। पहली बसावट लोगों को जगह मिली थी तो गंगा के तट पर मिली थी। गंगा के तट पर हमारे वेद उपनिषद रचे गए। गंगा के तट पर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी कला का विकास हुआ, हमारी शिक्षा का विकास हुआ। बनारस जैसे प्राचीनतम शहर गंगा के तट पर स्थित है। तो हम देखते हैं कि हमारा नदियों के साथ में बहुत ही सुंदर संबंध था। नदियों ने हमको सभ्य बनना सिखाया था, और दुर्भाग्य ये है कि हमने नदियों के साथ ही सर्वाधिक असभ्यता व्यक्त की। तो मित्रों, आज सच में इतने अच्छे अवसर पर आप लोगों ने जो सेमिनार रखा, मैं सच में परम पूज्य गुरुदेव की ओर से और शांतिकुंज की भूमि की ओर से आपको सादर प्रणाम करता हूँ। कि जल ही जल का कल, आज और कल, हम लोग कहते हैं कि जल है तो कल है। तो निश्चय ही हमारे कल को बहुत सुंदर, भविष्य को बहुत सुखद और सजल बनाने के लिए हमको चेतना आवश्यक है। बहुत सुंदर विषय पर आपने विचार रखा, इसके लिए मैं आप सबका और आपके अतिथि जो डॉक्टर साहब पधारे हैं नीरी से, उनका भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ। और आमंत्रित करता हूँ आप सबको कि कभी शांतिकुंज पधारें और गंगा के तट पर बैठकर जल के महत्व को समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। विज्ञान और अध्यात्म का जो फोरम नागपुर में बनाया हुआ है, उसका उद्घाटन हरिद्वार से भी हुआ था। और आपका जो गेस्ट हाउस विद्यापीठ का बना था, उसका पहली बार उपयोग हमारे यहाँ से आए हुए प्रतिनिधियों ने किया था। जी जी। नागपुर हमारे बड़ी प्रेरणा से भरी हुई भूमि है, पूरे देश को प्रभावित करने वाली भूमि है। आप बहुत सुंदर विषय पर विचार कर रहे हैं। हम सभी के मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय श्री केपी दुबे जी भाई साहब ने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन यहाँ पे दिया, तथा गायत्री परिवार के द्वारा कर रहे रचनात्मक कार्यों की बारे में उन्होंने अपना बताया गया। बहुत आदरणीय भाई साहब के मार्गदर्शन में संपूर्ण देश में विदेश में युवा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता सभी रचनात्मक कार्यों में अपनी प्रगति वेदन देते रहते हैं। जल प्रबंधन पर भी अपना कार्य करते हैं, वृक्षारोपण पे भी अपना कार्य करते हैं। आदरणीय भाई साहब अपने बिजी शेड्यूल में आकर उन्होंने हमारी विनती स्वीकार की। हम आयोजक मंडल की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद करते। आइए कार्यक्रम के अंतिम चरण में आभार प्रदर्शन के लिए मैं श्री बंडू मिश्राम जी से विनती करता हूँ कि वो कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। आज आज अध्यात्म विज्ञान फोरम के माध्यम से एक बहुत ही बढ़िया विषय पर कार्यशाला आज संपन्न हुई। और इस कार्यशाला से जो बातें हम सबके सामने समझ में आई, आदरणीय नानाडी जी भाई साहब जिनके माध्यम से हम सब ने कई कार्यशाला साथ में की, और हमेशा ही गायत्री परिवार के साथ में आप मिल करके पूरा क्रम संपन्न करते हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया है, सचमुच में ही शांतिकुंज हरिद्वार और अपना निरी और का पूरा मिल करके हम सब लोगों ने पूरी कार्यशाला आयोजित की, और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। और नीचे ही आपके इस पूरे जो वेबिनार यहाँ पर संपन्न हुआ, निश्चित ही सभी लोग जल की महत्ता को आज सबने पूरा समझा है। और जल के विषय में जो जो बातें आज आदरणीय बाबूजी ने हम सब लोगों को बताया हुआ है, निश्चित ही हम सभी उसके प्रति सजग हुए हैं। साथ ही आज शांतिकुंज हरिद्वार से हमारे परमादरणीय केपी दुबे जी भाई साहब भी आज जुड़े, और वो गायत्री परिवार रचनात्मक कार्यों में तथ्यात्मक काम
और प्रामाणिकता के साथ में किस प्रकार से करता है, वो सारी बातें आदरणीय दुबे जी भाई साहब ने हम सबके सामने रखी। और निश्चित ही बड़े बड़े संगठन हैं, लेकिन हम सब लोग भला ही छोटा काम हो, लेकिन बहुत ही प्रामाणिकता के साथ में और दृढ़ता के साथ में हम सब लोग पूरा करते, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम हो, वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, जल सरोवर का पूरा कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रमों में हम सब लोग पूरे अपना योगदान प्रदान करते रहते हैं। उन्होंने भी आज इस कार्यक्रम में आकर के हम सबको इसके प्रति जागरूक किया हुआ है। सर्वप्रथम मैं हम सभी आयोजकों की ओर से आदरणीय नानोडी जी भाई साहब का हृदय से बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि आज आपने इस बहुत ही ज्वलंत विषय पर आज आपने बात रखी। जब मैं वो मैसेज प्रेषित कर रहा था तो उसमें 2-3 लोगों के कमेंट्स भी आए कि क्या बात है बंडू भाई साहब, आज आपने ये पूरा कैसे के ध्यान में आया है कि इतने सालों के बाद में कि अभी पानी की आवश्यकता पड़ने वाली है और धूप काला चालू हुआ है, तो ये एकदम बहुत ही बढ़िया अच्छा वेबिनार होने वाला है। तो सब लोगों ने सराहा उसको और समय के ऊपर में हुआ, ये बहुत बढ़िया बात हुई। तो हृदय से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा भी ये व्यक्त करते हैं कि आपका हमेशा सहयोग मार्गदर्शन हम सबको हमेशा प्राप्त होगा। हाँ, साथ ही आज एक हमारी बहुत बड़ी मीटिंग पूरे यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग हो रही है पूरे कार्यक्रम की, और उस मीटिंग में से थोड़ा समय निकाल करके आज आदरणीय भाई साहब हम सबके बीच में आए, और क्योंकि उन्होंने इस विषय की महत्ता को समझा और जाना, क्योंकि वो तो उसके विशेषज्ञ है आदरणीय भाई साहब, तो और पूरे देश भर में देश विदेश में पूरी कार्यशाला करते रहते हैं। तो वे आज आप भाई साहब यहाँ इस क्रम में जुड़ करके हम सबका उत्साह भी हुआ है, वर्धन हुआ है, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आज जन जन तक इन सारी बातों को पहुंचाने का पूरा कार्य भी हुआ है। हृदय से हम आपका साधुवाद करते हैं और साथ ही निवेदन करते हैं कि एक कार्यशाला भाई साहब के साथ में जैसे आपने निवेदित किया ही था कि एक निरी के सभी लोगों की कार्यशाला भाई साहब के इसमें है कि निरी के सभी लोगों को वहाँ पे डीएसयू में बुला करके एक बहुत बड़ी कार्यशाला करने का भाई साहब का मन पिछले साल ही हुआ था, लेकिन जन्म शताब्दी के माध्यम से रुका हुआ है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर में वो भी पूरी हो जाएगी। भाई साहब बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही आज के इस पूरे कार्यक्रम में हमारे पूरी इस कार्यक्रम के जो मूल संकल्पना है वो आदरणीय हमारे बिड़वे जी भाई साहब है, और एक पहला वेबिनार हमारे डॉक्टर उदय बोधनकर जी का हुआ, आज सेकंड वेबिनार जो है आदरणीय नानोटी जी भाई साहब का हुआ। अभी ऐसी ये श्रृंखला जो है हर रविवार को जो है हर 15 दिन के बाद में पूरा चलेगी। तो आदरणीय बिड़वे जी भाई साहब का हम सभी कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत साधुवाद कि पुनश्च इस पूरे क्रम को आपने जीवंत किया और सभी कार्यकर्ताओं को इस अध्यात्म विज्ञान के फोरम के माध्यम से प्रतिपादित करने का पूरा काम किया है, उसके लिए आपका साधुवाद करते हैं। साथ ही हमारे आदरणीय ट्रस्टी संजय काड़े जी भाई साहब, देवेंद्र व्यास जी भाई साहब, साथ ही हमारे व्यवस्थापक आदरणीय प्रेम सिंह बैज जी भाई साहब और सभी ट्रस्टीगण एवं का आज यहाँ पे इस कार्यक्रम में उनका अमूल्य योगदान यहाँ पर रहा हुआ है। और साथ ही हमारे आदरणीय नोवाल जी भाई साहब का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, हाँ हाँ, तो उनका भी अभिनंदन करते हैं। और साथ ही आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे डॉक्टर किरण जायसवाल दीदी यहाँ पर आई, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे सुजोग थेरेपी के दिलीप जी भाई साहब आए, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और प्रणय जी ने बहुत ही बढ़िया आज सुंदर उन्होंने संचालन किया, सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। और विशेष रूप से आज इस वेबिनार में जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे उपस्थित हुए उन सभी का साधुवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और ऐसा ही आपका प्यार और सहकार हम सबको हमेशा मिले, इस भाव के साथ में आइए हम सभी शांति पाठ करें। ओम दो शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा रिधि। ओम शांति शांति सर्वाष्ट शांति भवतु।